गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अभी हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 इसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन का ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात कर चुके हैं। हम लोग वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन की बात कर चुके हैं। हम लोग जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग मूव कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण, या जिसे हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। इम्पॉर्टेंट है, बात करते हैं इसकी। नॉइस पोल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 2 बातें हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, साथ में आपको दिखाई भी दे रही है आपकी स्क्रीन पर। हम लोग उसको देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन। सबसे पहली चीज, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं, यानी कि हम कहेंगे द नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साउंड। ठीक है, ध्वनि किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु से जो एक सामान्य आवाज उत्पन्न होती है, एक नॉर्मल जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, वो साउंड कहलाती है। ठीक है, नॉर्मल साउंड ही हम लोग उसको इंग्लिश में वर्ड भी यूज कर रहे हैं। दूसरा बिंदु ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे हम शोर का नाम दे देते हैं। यानी व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज इज कॉल्ड नॉइज। जब साउंड की तीव्रता जो है, ध्वनि की तीव्रता जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो उसको हम लोग शोर या कहें कि हम उसको नॉइज का नाम दे देते हैं। और फिर जब हम आगे चल के ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब शोर से मनुष्य में बेचैनी और अशांति उत्पन्न हो जाने की स्थिति हो जाती है, तो उसको हम लोग, उस स्थिति को या उस स्थिति के शोर को हम लोग ध्वनि प्रदूषण का नाम देते हैं। द स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड रेस्टलेसनेस is human caused by unwanted high intensity sound is known as noise pollution। यानी सीधी सीधी अगर हम लोग बात करें तो जब ये शोर, जब ये आवाज़, जब ये ध्वनि मानव के लिए असहनीय हो जाती है, ह्यूमन के लिए एक डिस्कम्फर्ट जनरेट करने वाली हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तब हम उसको नॉइस पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण का नाम देते हैं। जब वो हमारे लिए, हमें कैसे कि हम उसको बेयर नहीं कर पा रहे, साउंड इतनी हाई हो जाती है कि हम उसको बेयर ही नहीं कर पा रहे, आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि हम उसको मतलब उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, हम उसको सहन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे वर्ड सही यूज़ होगा कि हम उसको सहन ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन का नाम देते हैं। इसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें, पहले पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जनरली क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण, यानी हम लोग कहें कि औद्योगिकरण, शहरीकरण, जिसे अर्बनाइजेशन हम लोग कहते हैं, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। ठीक है, इन सब के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में साउंड्स की तीव्रता जो है, नॉइस की जो इंटेंसिटी है, वो इंक्रीज होती जा रही है। और जो है एक नॉइस पोल्यूशन बहुत गंभीर समस्या बन गया है। नॉइस पोल्यूशन जो है वो एक ऐसा नहीं रहा कि हाँ जनरली हम लोग उसको बहुत इम्पोर्टेंट नहीं माने। नॉइस पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन के सामने आया है। और इस कारण से क्या है कि हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। इंडिया में तो स्पेशली आप देखते ही हैं कि व्हीकल्स के का जो शोर होता है, जो हम लोग देखते हैं कि हमारे वाहनों का जो शोर होता है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ठीक है, हम लोग साउंड के जो स्पीकर्स हैं, जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, उनका बहुत उपयोग करते हैं। हॉर्न, हमारे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हॉर्न एक बहुत बड़ा ध्वनि प्रदूषण का कारक है, नॉइस पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न कह लीजिए। हमें हॉर्न हमारे इंडिया में स्पेशली इन इंडिया, बट हमें पता ही नहीं कब हॉर्न बजाना होता है, हमें पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल्स के बाहर हॉर्न्स जो है वो अलाउड नहीं होते, ऐसी चीज़ें पता ही नहीं। और हम लोग कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में नॉइस पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हद तक करते हैं।
नॉइज़ पोल्यूशन के जो रीजंस हैं, जो कारण हैं, जो कॉजेज़ हैं, उनकी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारकों की बात करें, कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि बढ़ते नगरीकरण, औद्योगिकरण, स्पीकरों, यातायात के साधनों के कारण ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता तथा विस्तार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है ना, ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पीकर्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके नॉइस पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग तो ये कहें कि शोरगुल की दुनिया से बाहर जाने के लिए अलग अलग जगहों पर जाने लग गए हैं, घूमने जाने लग गए, ताकि वो इस पूरे सिनेरियो से बाहर निकल सके, शांत वातावरण में जीवन यापन कर सके। ऐसा भी आज के समय में सिनेरियो जो है वो देखा जा रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो ध्वनि तीव्रता है उसको मापने की जो इकाई है उसको डेसिबल कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कई बार, उसको हम लोग डेसिबल कहते हैं। डीबी, स्मॉल डीबी से उसको हम शो करते हैं, यानी यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी मेजरमेंट कॉल्ड डेसिबल। कई बार क्या होता है कि 2 चीज़ें पूछी जाती हैं और हम लोग एक आंसर लिख देते हैं। कई बार पूछा जाता है ध्वनि तीव्रता मापन की इकाई यानी यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, और हम लोग उसको समझ लेते हैं ध्वनि की आवृत्ति मापन की इकाई जो कि हर्ट्स होती है, HZ से इसको हम शो करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत क्लियरली मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन कर रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हम भी देखते हैं कि आप देखिए कि ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई जो है वो है डेसिबल, है ना। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं डेसिबल, है ना। ठीक है, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी मेजरमेंट कॉल्ड डेसिबल, यानी ध्वनि तीव्रता मापन की इकाई डेसिबल है। फिर दूसरा हम लोग कह रहे हैं ध्वनि की आवृत्ति मापन इकाई, जिसको कि हम कहते हैं हर्ट्स, जिसको कैपिटल H और स्मॉल z से हम लोग शो करते हैं हर्ट्स, यानी यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्स। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, कई बार अलग अलग जगहों पर ये पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता की बात कर लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो जो सामान्य बातचीत होती है हमारी, जो हम लोग जनरल कन्वर्सेशन करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, उसकी तीव्रता की जो आवाज़, उसकी जो तीव्रता होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो लगभग 60 डेसिबल की होती है। 60 डेसिबल की जो है वो हमें तीव्रता देखने को मिलती है। आगे हम लोग बात करें तो बात आती है कि भाई फिर पॉल्यूशन हम कहेंगे किसे। अगर हम लोग देखें, हमने कहा कि भाई जो है ध्वनि प्रदूषण, या हमने कहा कि साउंड पॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा लेवल होता है पॉल्यूशन का जहाँ पर ह्यूमन को पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो वो कौन सा मेजरमेंट है जिसके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं, कौन से मापन है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव को उससे ज़्यादा ध्वनि पर जो है वो दिक्कत आने लग रही है, वो सहन नहीं कर पा रहा है ना। तो ये माना जाता है कि 80 से 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। साउंड्स ऑफ मोर देन 80 टू 120 डेसिमल्स आर सब्जेक्ट टू नॉइस पोल्यूशन, है ना। इसको जो है ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। किसको? 80 से 100 जो है डेसिबल के लेवल को हम लोग जो है नॉइस पोल्यूशन मान लेते हैं। और देखो जनरली जब इस एक निश्चित स्तर होता है ना, एक निश्चित स्तर की हम लोग बात करते हैं, या हम लोग एक सर्टन लिमिट की बात करते हैं, वो सर्टन लिमिट जब नॉइस क्रॉस कर लेता है, ध्वनि जो है उस निश्चित स्तर को क्रॉस कर लेती है, तो वो जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, हमारे लिए बहुत दुखदाई होता है, और हम पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट उसका पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान, यानी हमें देखने को क्या कहें कि हमें सहना पड़ता है उसके माध्यम से। हम जो टीवी देखते हैं, टीवी की जो एक जनरल ध्वनि हम मानते हैं वो 70 डेसिबल तक होती है। ट्रक जो चलते हैं वो 80 डेसिबल तक का जो है नॉइस क्रिएट करते हैं, जो है ध्वनि करते हैं। हम जो चिल्लाते हैं, शाउटिंग करते हैं, वो 90 डेसिबल तक जनरली होती है। जेट विमान जो होते हैं, जो
जेट विमान होते हैं वो लगभग 120 डेसिबल या उससे अधिक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आप देखिए कि ये अलग अलग ध्वनि की इकाइयों में हमें बताया गया है, मेजरमेंट करके बताया गया है कि किस लेवल की साउंड कौन कौन से जो थिंग्स हम लोग जनरली देखते हैं वो क्रिएट करती हैं, और उससे हमें पता चलता है कि कितना पॉल्यूशन होता है और कितना नहीं होता, वो चीज़ जानकारी हमारे समझ में आती है। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों की बात करें, हानियों की बात करें, इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन की बात करें, तो देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हमारे लिए जो है ध्वनि प्रदूषण है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले कहता है कि मानव में चिड़चिड़ापन, बोलने में बाधा, नींद में बाधा उत्पन्न हो जाती है। दिस कॉजेज इररिलेबिलिटी इन ह्यूमन बीइंग, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पीच एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। सही बात है, ज़्यादा शोर होता है तो हमें नींद किसी भी हाल में नहीं आती, और जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, इररिलेबिलिटी हमें होने लग जाती है। और ज़्यादा की बात करें, रेगुलर हम लोग हाई जो है अगर ये कहें कि नॉइस में रहते हैं, तेज़ आवाज़ों के बीच में रहते हैं, तो या तो व्यक्ति स्थायी रूप से बहरा हो जाता है, उसकी श्रवण शक्ति यानी समाप्त हो जाती है, तो द पर्सन बिकम्स परमानेंटली डेफ बाय एक्सट्रीमली हाई साउंड। ऐसा भी कई बार देखने को आया है। मानव मस्तिष्क पर, जो ह्यूमन माइंड है, उस पर भी बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा मस्तिष्क को जो है नुकसान पहुंचता है। उच्च ध्वनि से उच्च रक्तचाप, उत्तेजना, हृदय रोग, पाचन तंत्र में अव्यवस्था, मानसिक तनाव जैसे रोग तक हो जाते हैं, यानी डिजीजेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर, एजिटेशन, हार्ट डिसीज, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। बड़ा अजीब लगेगा आपको सुन के कि पाचन तंत्र में अव्यवस्था तेज आवाज़ से हो जाती है, बट ये बिल्कुल सही है कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। मेंटल स्ट्रेस आर कॉज बाय हाई नॉइस, यानी तेज ध्वनि से, तेज आवाज़ से हमें काफ़ी सारे तरह के, यानी आप देखिए कि बॉडी में हर तरह के हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को पड़ रहे हैं। हमारे हार्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी होल बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरे शरीर पर जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये उत्पन्न हो जाती है, किससे? ध्वनि प्रदूषण से हम लोग देखते हैं। तो ये एक चीज़ है। अब अगर हम लोग सिंपली बात करें कि भाई ये जो ध्वनि प्रदूषण है, इससे यहाँ तक कि पागल तक हो जाता है व्यक्ति। आपको बता दूं मैं कि व्यक्ति जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाता है, पागल तक हो जाता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो ये बहुत समस्या जो है ये बहुत बड़ी होती जा रही है। अब बात करी जाती है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है। तो देखिए उपाय यही है कि कम से कम जो है डेंसिटी के, या कहें मतलब कम से कम डेसिबल के का जो है हम कहें कि ध्वनि उपयोग में ली जाए, ध्वनि बहुत ज़्यादा यूज़ न की जाए। तेज़ आवाज़ का कम से कम उपयोग करें, चाहे वो पटाखों के रूप में हो, चाहे वो ट्रकों के हॉर्न्स के रूप में हो, चाहे वो म्यूज़िक सिस्टम के रूप में हो, चाहे वो मशीनों की आवाज़ जो है वहाँ पर भी साइलेंसर्स का यूज़ करा जाए, व्हीकल्स में साइलेंसर लगा के उनकी आवाज़ को कम करा जाए। ये सारी चीज़ें करके हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव है, जो एडवर्स इफेक्ट हैं नॉइस पोल्यूशन के, वो अपने आप ही कम हो जाएंगे, और हम जो है ज़्यादा बेहतर जीवन जो है जी पाएंगे, ज़्यादा बेहतर अवस्था में अपना जीवन यापन हम लोग कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में हमने कहा था कि 4 प्रकार के प्रदूषण है, 4 प्रकार 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन की हम लोगों को बात करनी थी। तो नेक्स्ट टाइप के पोल्यूशन को और हम लोग मूव कर लेते हैं, जिसे हम भूमि या मृदा प्रदूषण का नाम देते हैं। सॉइल ऑब्लिक लैंड पोल्यूशन हम लोग उसको कहते हैं। सॉइल या लैंड पोल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो बहुत ही क्लियर सी परिभाषा है, बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को, ध्यान से देखिएगा, मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को भूमि ऑब्लिक मृदा प्रदूषण कहा जाता है। द डिग्रेडेशन और लॉस ऑफ सॉइल क्वालिटी ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज लैंड और
सॉइल पोल्यूशन, यानी आप देखिए कि भूमि की गुणवत्ता यानी या मिट्टी की गुणवत्ता में ही ह्रास हो रहा है, यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। मिट्टी की जो हम लोग कहते हैं सीधा सीधा कि जो सॉइल की जो पूरी की पूरी उपजाऊपन है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है ना, मिट्टी का उपजाऊपन, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। सॉइल फर्टिलिटी का कम होना है ना, ह्यूमन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आना। क्यों? कि अगर सॉइल फर्टिलिटी कम होगी, भूमि की उपजाऊपन कम होगा, तो क्या हमें क्या नुकसान होगा? हमें नुकसान होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है, कौन सा प्रोडक्शन? जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, जो हमारा फसलों का उत्पादन है, उस पर सीधे सीधे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उस पर सीधे सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जब वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि हमें प्रोडक्शन कम मिलेगा, प्रोडक्शन कम मिलेगा, उत्पादन कम मिलेगा, कृषि उत्पादन कम होगा, तो भैया भूखे मर जाएंगे। फूड की इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी कि जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा, कई बार कहा जाता है कि मानव जो है वो मिट्टी से बना है, उसकी सभी आवश्यकताएं मिट्टी पर डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मृदा प्रदूषण होना या सॉइल पोल्यूशन होना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन के लिए। मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण के कारण की बात करते हैं, रीजंस की बात करते हैं, कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण जो है मृदा प्रदूषण होता है। चलिए सबसे पहली बात करते हैं खेतों में अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से, यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर इन फील्ड सच एज, पंजाब का एग्जाम्पल दिया, जैसे पंजाब में देखिए दोस्तों, पंजाब में आप जानते हैं हरित क्रांति का जनक था, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, और ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद से ही वहाँ पर जो है नए तरह के खाद बीज इनका उपयोग होने लगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो है पंजाब में काफ़ी जो है यूज़ हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो केमिकल फर्टिलाइजर्स उस समय यूज़ किए गए थे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब वो केमिकल लगातार मिट्टी में जाता रहता है, भूमि में जाता रहता है, सॉइल में जाता रहता है, मिलता रहता है, तो जो भूमि का नेचुरल फर्टिलिटी है, जो भूमि का प्राकृतिक उपजाऊपन है, वो उसको धीरे धीरे ख़त्म करता जाता है। और वो जो मिट्टी है, वो जो मृदा है, वो एज अ केमिकल प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है, वो केमिकल की तरह ही हो जाती है, उसका नेचुरल सब कुछ ख़त्म हो जाता है और वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहती। तो उसी को हम लोग पॉल्यूटेड सॉइल कह सकते हैं, पॉल्यूटेड भूमि कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं रहती, उसकी नेचुरल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसका प्राकृतिक उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। तो उसमें अब आगे प्राकृतिक रूप से किसी भी फसल का उपजाना, किसी भी फसल का लगना जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो कोई काम का नहीं रह जाता, तो वो मृदा प्रदूषित हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मृदा को प्रदूषित करने का। दूसरी बात करें तो खेतों में औद्योगिक अपशिष्ट मिले जल की सिंचाई से, और इसमें एग्जाम्पल दिया है चाइना का, इरिगेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फाउंड इन फील्ड्स, एग्जाम्पल चाइना। देखिए जो नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट का मिला हुआ जो पानी होता है, यानी चाइना में स्पेशली, मैं आपको चाइना के में बताता हूँ कि चाइना में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ, और वो जो औद्योगिक इकाइयाँ थी, वो जो इंडस्ट्रीज थी, उनसे जो पानी निकलता है, गंदा पानी जो निकलता है, वो जाता है जल स्रोतों में, वो जाता है वाटर बॉडीज़ में, और जब वो जल या पानी वाटर बॉडीज़ में जाता है तो उन वाटर बॉडीज़ को वो क्या करता है, पॉल्यूटेड कर देता है। वो जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो जब इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वो जो प्रदूषित जल है सिंचाई के लिए उपयोग में किया जाता है, तो वो जल जब प्रदूषित जल मृदा में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, सॉइल में जाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उस सॉइल को भी पॉल्यूटेड कर देगा। सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगी तो उसका फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ऐसा करके जो है ऐसा चाइना में हुआ है, इसीलिए चाइना का एग्जाम्पल दिया गया। जो है आप या हम खुद ही जो है अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से खेतों में गंदे नगरीय जो नाले हैं उनके जल से सिंचाई की जाती है, इरिगेशन ऑफ अर्बन सीवेज ड्रेनेज इन फील्ड्स। इस बारे में बात करें तो हमारे अजमेर में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। अजमेर का पाल बीचला क्षेत्र, जॉन्सगंज क्षेत्र, बिहारीगंज क्षेत्र, ये पहले गोभी यहाँ बड़ी उगती थी। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ
फूल गोभी काफ़ी उगाई जाती थी, और फूल गोभी जो पूरी की पूरी उगती थी वो नाले के पानी से, आना सागर एस्केप चैनल के पानी से ही उगाई जाती थी। तो नाले के, और आज के समय की पोजीशन में बता दूं, आज से 10 साल पहले मैं गोभी शायद वहीं से लाता था और काफ़ी अच्छी गोभी होती थी। आज के समय में गोभी वहाँ पर नहीं उगती। तो कहीं ना कहीं वो जो मृदा है वो प्रदूषित हो गई, जो सॉइल थी वो पॉल्यूटेड हो गई, और अब वहाँ पर प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। तो एग्जाम्पल मैंने आपको अजमेर शहर का ही बता दिया। तो इस तरह से कई जगहों पर जो है गंदे नगरीय नालों के जल से सिंचाई की जाती है, जो कि नाले का पानी जो है जब वो मिट्टी में जाता है, जब वो मृदा में जाता है, जब वो हमारे फील्ड्स में जाता है, खेतों में जाता है, तो जहाँ के वहाँ के जो मिट्टी है, जो वहाँ की जो मृदा है, उसकी नेचुरल फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को धीरे 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 करके ख़त्म कर देता है, और वो जो मृदा है वो पूरी तरह प्रदूषित हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी हमें समस्या का कारण जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभावों की। अभी तक हमने बात करी कि भाई कैसे मृदा प्रदूषण होता है, कैसे सॉइल जो है वो प्रदूषित हो जाती है। अब हम लोग कुछ जो है मृदा प्रदूषण के कारण देख लेते हैं, दुष्प्रभाव देख लेते हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं सॉइल पोल्यूशन के। मृदा प्रदूषण के कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले, कृषि योग्य भूमि में लगातार न्यूनता हो रही है। कल्टिवेबल लैंड इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मिट्टी जो है, खेत जो है वो बंजर होते जा रहे हैं, वहाँ उपजाऊपन खत्म होता जा रहा है। खेतों का जो उपजाऊपन है, जो वहाँ की फर्टिलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, वो खेती करने योग्य रह ही नहीं जा रहे। और जब वो खेती करने के योग्य ही नहीं रह पा रहे, जब वो कल्टीवेशन के लायक ही नहीं रह पा रहे, क्योंकि वहाँ पर खेती हो ही नहीं सकती, तो ऐसी कंडीशन में सीधी सी बात है कि कैसे वो खेत कम हो रही है, भूमि कम होती जा रही है। बंजर भूमि जो है, जो नॉन यूजेबल लैंड है हमारे लिए, नॉन यूजेबल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका कोई सेंस ही नहीं रह जाता। खेती कहाँ करोगे, खेती नहीं करोगे तो कमाओगे, खाओगे क्या, सीधी सी बात है। फिर कुछ बीमारियों की बात की जाती है। इससे होने वाली प्रमुख बीमारियां पेचिश, प्रवाहिका, हैजा, आँखों के रोग, तपेदिक, ये रोग हैं, बीमारियां हैं जो सॉइल पोल्यूशन से होती हैं। द डिजीजेज कॉज बाय लैंड पोल्यूशन आर डायरिया, कोलेरा एंड सेंट्री प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आई एंड ट्यूबरोक्लोसिस। टीबी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है। मृदा प्रदूषण से अन्य पर्यावरणीय प्रदूषण भी होते हैं, क्योंकि प्रदूषित मृदा पर अगर जल गिरेगा तो जल भी प्रदूषित हो जाएगा, उस पर से वायु परिवहत होगी तो वायु भी प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है, तो हर तरह का जो पॉल्यूशन है उसको इंक्रीज करता है सॉइल पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल अदर पोल्यूशन, बिकॉज इस पर अगर वाटर फ्लो करेगा तो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा, अगर विंड फ्लो करेगी तो जो है विंड, हम लोग कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन को ये इंक्रीज कर देता है। भूमि प्रदूषण से भूमि न्यूनता की समस्या बढ़ी है, जैसा हमने कहा कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, उसी तरह से अदर जो भूमि है, अदर टाइप ऑफ लैंड है, वो भी कम हो रही है। तो द प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हैज़ इंक्रीज ड्यू टू लैंड पोल्यूशन। तो ये बहुत सारी ऐसी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो ह्यूमन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं मृदा प्रदूषण के माध्यम से। तो ये एक बड़ा नुकसान है हम लोगों को। हम लोग सोचते हैं कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, बट बहुत बड़ा नुकसान है। फिर बात करते हैं मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, सॉल्यूशन ऑफ लैंड पोल्यूशन। सॉल्यूशंस की बात करें लैंड पोल्यूशन के, तो वही चीज़ है, देखिए हम लोग जितने समझदार बनेंगे ना, और जितनी समझदारी से काम करेंगे, उतने टाइप के पोल्यूशन, उतने ही हम लोग सारे पोल्यूशन से बच सकेंगे। अब रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करें, डोंट यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, उसका जो है हम लोग दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढें। अब दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है कि भैया रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का यूज़ करो, बायो फर्टिलाइज़र जो है उनका उपयोग करो। ठीक है, तो वो ना बेटा गोबर से बनी हुई खाद है ना, जो अपने साधारण कचरे से बनी हुई, कचरा मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों से बनी हुई जो खाद है, ठीक है, इको फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, वो आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो आप बच सकेंगे। फिर वन कटाव पर प्रतिबंध लगाकर मृदा अपरदन को रोका जाना चाहिए। सॉइल इरोजन शुड बी स्टॉप बाय बैनिंग फॉरेस्ट इरोजन। सही बात है,
वनों को काटने से रोकना चाहिए ताकि जो इरोजन के थ्रू सॉइल पोल्यूशन होता है उसको हम लोग रोक सके, उसको हम बचा सके। तो जितना ज़्यादा हम लोग ये चीज़ें करेंगे उतना हम लोग पोल्यूशन से बच पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो 4 टाइप के पोल्यूशन हमारे सिलेबस में थे, ये पोल्यूशन हमने देखे पढ़े कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। आगे हम लोग कुछ और हज़ार्ड, नेचुरल हज़ार्ड्स कह लीजिए या प्रॉब्लम्स कह लीजिए, उनके बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए पॉल्यूशंस का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, आप सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि क्योंकि हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है और पढ़ाने का मकसद ये रहता है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें और पॉल्यूशन से बचने में देश की सहायता करें, सपोर्ट करें, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। इस चैप्टर का मेन मोटिव हम लोगों को पॉल्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम्स को समझाना है और हम उन पॉल्यूशंस को से बचें और जितना कोशिश कर सकते करें, ये ज़रूर करना है आप लोगों को। तब इस चैप्टर का मकसद रह जाता है, नहीं तो कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।